हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आईपीसी का मतलब ये हुआ कि जितने तरह के अपराध हैं उनके बारे में आईपीसी में जिक्र किया है, आपका कौन सा कृत्य अपराध है। लेकिन सीआरपीसी उस अपराध को, पनिशमेंट को देने की पूरी प्रक्रिया 1837 में पहला जो दंड संहिता जिसको हम लोग आईपीसी कहते हैं उसका ड्राफ्ट बन गया। इसका उद्देश्य यही है कि न्याय में भले ही विलंब हो लेकिन न्याय बहुत पारदर्शी हो, फेयर हो और सबको समझ में आए। अपराध की तादाद बढ़ते जा रही है, अपराधियों की संख्या बड़ी कम है। इसकी वजह यह है कि अपराध तो होते हैं लेकिन अपराधी, अगर आलोचनाओं की बात करें तो एक बात ये कही जा रही है कि भाई ये जो नए बिल हैं, इन बिल्स ने पुरुषों के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट को बहुत तरजीह नहीं दी है, जबकि अब रिक्वायरमेंट है कि भाई पुरुषों के ऊपर भी इस तरह के तो अत्याचार होते ही हैं। बिल्कुल उसको भी रिकॉग्नाइज करने की बात है। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी के विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि ज्वलंत मुद्दों पर हम लगातार एक चर्चा करेंगे और उसके सारे डायमेंशंस पर बात करेंगे ताकि यूपीएससी की परीक्षा के दौरान आपको उसका आंसर लिखने में, उसके डायमेंशंस को सोचने में बहुत सारी सुविधाएं हो सकें। देखिए, बचपन से ही हम लोग मूवीज़ देखते आए हैं, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। न्यायालय में एक ऑर्डर आता है और जज कहता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मुजरिम को ताज़ीराते हिंद की दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब ये दौर गुजरने वाला है। क्यों गुजरने वाला है? क्योंकि भारत सरकार ने तय किया है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने का और उसके जगह पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ले आने का। ये बिल लोकसभा में आ चुका है। इस बिल को अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है विचार करने के लिए। पब्लिक डोमेन में भी ये है ऑलरेडी और इस पर लगातार चर्चा चल रहा है। ताज़ीराते हिंद की दफ़ा 302 के जगह अगर ये बिल आ जाता है, एक्ट बन जाता है, तो फिर दफ़ा 101 हो जाएगा। अब सवाल है कि ये सारे बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। इन बदलावों के पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के पृष्ठभूमि क्या है, कैसे आए ये, ठीक, और इन बदलावों के पक्ष में क्या बातें हो रही हैं, विपक्ष में क्या बातें हो रही हैं। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान अजय अनुराग सर हैं और अमरिंदर सर हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। चलिए, बातचीत की शुरुआत सबसे पहले पृष्ठभूमि से करते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की पृष्ठभूमि के बारे में अगर जानना चाहें, कहाँ से ये शुरुआत हुई है, कैसे कैसे ये क्रम आगे बढ़ा है? अगर सर इसकी शुरुआत की बात हम लोग करेंगे तो हम लोग 1833 में थर्ड चार्टर एक्ट की बात है, वहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम बहुत बड़ा हुआ करता था और वो भारत में व्यापार के साथ साथ बाकी चीज़ें करती थी, 1833 में ये तय कर दिया गया कि वो जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अंग्रेजी सरकार के ट्रस्टी के रूप में अब भारत में शासन करेगी। तो ठीक ठीक कहा जाए तो अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत में जो अपने शासन करने की प्रक्रिया थी उसकी शुरुआत 1833 से कर दी। इसी अधिनियम में ये तय किया गया कि हम भारत में जो विधिकरण है उसकी शुरुआत करेंगे अंग्रेजी कानून को अकॉर्डिंग, और उसके लिए एक और प्रावधान किया गया कि वो इसके अंतर्गत एक विधिक सलाहकार का पद डाला गया और जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहीं से शुरुआत होती है अंग्रेजी विधियों का भारत में प्रसार करने का जो पूरा सिस्टम था वो शुरू होता है। और फिर मैकाले पहला भारत का विधि सलाहकार बन के भारत आता है और यहाँ से शुरू होती है विधि आयोग का गठन। और इसी विधि आयोग को भारत के लिए जो हमारे यहाँ बिखरी न्यायिक व्यवस्थाएं थी, न्याय संहिताएं थी, हर एक क्षेत्र की अपनी न्यायिक प्रणाली थी, उन सबको एक करने का जो है वो विचार दिया गया कि हम ऐसा करेंगे। और हालांकि उसके पीछे असली जो मकसद था वो अंग्रेज़ों के कानूनों को यहाँ के लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास था। और वहाँ से शुरू होता है 1837 में पहला जो दंड संहिता जिसको हम लोग आईपीसी कहते हैं उसका ड्राफ्ट बन के तैयार होता है और बाद में फिर इस पे और काम होता है। 1850 में जाके फाइनल जो ड्राफ्ट है वो बनता है और 1860 में इसे पारित किया जाता है। 1862 में इसको लागू किया जाता है। हालांकि मैकाले जिसके द्वारा ये पूरा बनाया गया उसकी मृत्यु 1859 में हो जाती है, तो वो अपने ही कानून को पारित होते हुए नहीं देख पाता है। इसके साथ ही फिर करें तो ये जो आईपीसी है जिसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं,
अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज़रूरत थी कि जो प्रक्रिया संहिता है उसको भी लाया जाए। तो पहली प्रक्रिया संहिता इसके लिए 1861 में ही बना दी गई थी, बाद में उसको 1892 में कायदे से उसको स्वरूप दिया गया और फाइनली सीआरपीसी को हम लोग 1973 के रूप में एग्जैक्टली जो आज भी लागू है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये प्रक्रिया सीआरपीसी का है। फिर 1872 में एविडेंस एक्ट जो है वो लाया गया और आज जो हमारा नया अधिनियम है वो इन्हीं 3 कानूनों को रिप्लेस करके, इन्हीं 3 कानूनों को हटा के इनकी जगह पे बनाया जा रहा है, जिसको भारतीय न्याय संहिता के रूप में जाना जाएगा, वो आईपीसी को रिप्लेस करेगा। जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के रूप में जाना जाएगा वो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा। और बाकी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट होता था, तो ठीक कहा जाए तो इसके नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसको हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन कह सकते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था है जो पहले थी और अब जो है। जी चलिए, तो ये आप समझ गए कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये तो आपको पता ही है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब तय किया कि इस देश के कानून को अपने हिसाब से चलाना है और उसको चलाने के लिए कोडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो कोडिफाई किया। ध्यान रखिए, आईपीसी सीआरपीसी के बारे में जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आईपीसी का मतलब ये हुआ कि जितने तरह के अपराध हैं उनके बारे में आईपीसी में जिक्र किया है, आपका कौन सा कृत्य अपराध है। लेकिन सीआरपीसी उस अपराध को, पनिशमेंट को देने की पूरी प्रक्रिया है। तो एक बार आगे बढ़ें उससे पहले अजय सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर हम आईपीसी को, सीआरपीसी को, एविडेंस एक्ट को थोड़ा लेमन में समझना चाहें कि इन तीनों में आखिर ऐसा क्या है, ये 3 अलग अलग एक्ट क्यों बने हुए थे। एक तो इनका पर्पस अलग अलग है। आईपीसी जो है वो जो अपराध है और अपराध का वर्गीकरण करता है कि किस तरह के अपराध हैं और उनकी सजाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो आईपीसी का तो मुद्दा ये है जिसको हम लोग भारतीय दंड संहिता कहते हैं। सीआरपीसी जो आपराधिक प्रक्रिया है उसमें अपराध के जो ट्रायल चलेंगे वो ट्रायल किस तरीके से चलेंगे, कैसे उसके स्टेजेस अलग अलग होंगे, क्योंकि अपने यहाँ ट्रायल का एक बड़ा फेयर तरीका है कि हमारे यहाँ ये भी कोशिश की जाती है न्याय व्यवस्था में कि न्याय जो है बहुत पारदर्शी हो, कि न्याय की पूरी प्रक्रिया एक सबको समझ में आए और उसमें भले ही लंबा टाइम लगे। जैसे हम लोग कई बार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत टाइम लग जाता है, न्यायालय में जाना बड़ा विलम्ब से न्याय हमें मिल पाता है, लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि न्याय में भले ही विलम्ब हो लेकिन न्याय बहुत पारदर्शी हो, फेयर हो और सबको समझ में आए। तो इस ख्याल से तो उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग इसमें सीआरपीसी में देखते हैं और काफ़ी लेंदी है। जो साक्ष्य अधिनियम है उसमें साक्ष्य किस तरीके से होंगे, साक्ष्य को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, कौन से साक्ष्य न्यायालय में वैलिड माने जाएंगे, कौन से इनवैलिड माने जाएंगे, तो ये सारा जो है वो साक्ष्य अधिनियम में, ये सारा पूरी साक्ष्य की जो जितने भी, जैसे अभी जो नए बदलाव हो उसमें कई नई चीज़ों को शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को, डिजिटल साक्ष्य को पहली बार शामिल किया गया और उसमें ढेर सारे चेंजेस किए गए हैं कि साक्ष्य जो है उसको भी बहुत पारदर्शी बनाया जाए, क्योंकि साक्ष्य ना होने की वजह से जो हमारा सजा है या जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें विलम्ब हो जाता है। कन्विक्शन रेट हमारे यहाँ बहुत कम है और उसकी एक बड़ी समस्या है साक्ष्य का ना होना। और खासकर जो हमारे यहाँ साक्ष्य इकट्ठा करने का, कलेक्ट करने का तरीका है वो भी पारंपरिक है। इसीलिए अब की इस वाली व्यवस्था में कहा जा रहा है कि साक्ष्य जो है वो फोरेंसिक तरीके से हो, जो ज़्यादा प्रमाणिक हो और बहुत जल्दी उसको हम लोग समझ पाएं कि अपराधी कौन है, उसका पता लगा पाएं और जल्दी से जल्दी उस पर फैसला हो सके। बिल्कुल। तो सर की बात से एक बात और समझिए कि एक जगह मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था भारत में अपराध तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अपराध की तादाद बढ़ते जा रही है, अपराधियों की संख्या बड़ी कम है। इसकी वजह ये है कि अपराध तो होते हैं लेकिन अपराधी अंतिम तौर पर ये साबित नहीं हो पाता कि इस अपराधी ने अपराध किया है, अपराधी छूट जाता है, अपराध तो हुआ ही है, अपराध सबके सामने ही है। अब हाँ, तो आईपीसी को लेकर और सीआरपीसी को लेकर और साक्ष्य जो अधिनियम है इसको लेकर 2 बातें स्पष्ट समझिए। आप बहुत बार सुन रहे होंगे कि कॉलोनियल एरा के ये सारे कानून हैं। 2 कानून तो ऐसे भी आईपीसी 1860 का है और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872 का है, और सीआरपीसी की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी साल पुराना है, 1973 का है। जानना ये चाहेंगे कि ये बदलाव करने की नौबत क्यों आई? व्यवस्था तो ठीक ठाक चल ही रही थी, आईपीसी 1860 से भी चल रहा था, सीआरपीसी 1973 से चल ही रहा था,
इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये सारे तो ऑपरेशनल लॉज हैं। आज क्या चेंजेस की जरूरत पड़ी? हाँ, ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। इस पूरे बदलाव में जो विधेयक आया है उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और इसके पीछे जो कारण है उसको हम लोग दो हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। एक तो एक सबसे पहली बात जो बहुत लंबे समय से होती रही है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में बदलाव हो, क्योंकि हमने पूरी औपनिवेशिक प्रणाली को अपना लिया है, हमारे जुडिशरी सिस्टम जो है पूरा वही है। और दूसरी बात ये कि ये कहा गया, आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी ये बात होती रही कि व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। आंदोलन में केवल आज़ादी ही मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था बदलनी चाहिए। लेकिन ये आरोप लगता है कि व्यवस्था तो नहीं बदली, बल्कि सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। और सारे वो पुलिस कानून है, चाहे न्यायिक प्रणाली हमारी है, ये वही चले आ रहे हैं, शासन प्रशासन, वो सब वही चले आ रहे हैं। तो एक तो ये है कि उसका भारतीयकरण किया जाना चाहिए, ताकि भारत के लोगों को लगे कि ये हमारा कानून है और हमारे समाज और हमारी जो व्यवस्था है, परिस्थितियां हैं, उसके अनुकूल है। तो एक चीज तो ये बात जरूरी थी। दूसरी, जैसा कि सदन में गृह मंत्री जी ने कहा है कि अब इसका नाम हम बदल के भारतीय दंड संहिता के बदले भारतीय न्याय संहिता कर रहे हैं। यानी कि इस कानून का जो मूल उद्देश्य है, मूल भावना है, वो सजा देना नहीं है, दंड देना नहीं है, बल्कि जो लोग अपराध कर रहे हैं या जो जिनका भी इस अपराध में जो लोग शामिल हैं, उनके साथ न्याय हो सके। और यहाँ जो मुख्य रूप से जो था उद्देश्य, वो था दंड देने का। तो अब आज़ाद भारत में हमारा उद्देश्य बदलना चाहिए। दूसरी बात ये कि सीआरपीसी का जैसे नाम बदला है, उन्होंने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा, नागरिक अधिकार सुरक्षा की बात की है। तो उसके पीछे भी उद्देश्य यही है कि नागरिक राज्य और नागरिक की टकराहट में नागरिक की सुरक्षा बहुत जरूरी है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, स्वतंत्रता या तमाम जो मौलिक अधिकार से लेकर जितने भी अधिकार। तो इधर हाल के वर्षों में सरकारों पे ये आरोप लगता रहा है हमेशा कि सरकार जो है नागरिक सुरक्षा का हनन करती है। तो सीआरपीसी में भी ये उद्देश्य रखा गया है कि अब उसको ठीक से डिफाइन किया जाए और नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। तीसरी बात यह है कि कई सारे कानून जो है उनमें कई तरह की विसंगतियां थी, उसमें वो अब बदले हुए इररिलेवेंट हो गए थे, बदले हुए समाज और परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थे। कई नई चीजें आ गई हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल क्राइम की बात कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं, समस्याएं हैं जो पहले डिफाइंड नहीं थी। बिल्कुल, अब सारा क्राइम जो है मॉडर्नाइज हो गया है। तो मॉडर्न एरा में हमारी कानून व्यवस्था अगर उसके अनुकूल नहीं होगी तो उसकी सजा भी नहीं होगी। जैसे मॉब लिंचिंग है, उसको रखा गया है, 0 FIR जैसी चीजें हैं, या जो डिजिटल साक्ष्य की बात हो रही है, क्योंकि अब बहुत कुछ चेंज हुआ है। लेकिन हमारी जो पूरी न्यायिक प्रणाली है वो उसी पुरानी परंपरागत तरीके से चल रही है। तो बदले हुए परिस्थितियों में नए कानून रहें और उसके अनुकूल नई चीज़ों को शामिल किया जाए, तो ये उद्देश्य है। एक तरफ जहां भारतीयकरण करना है न्यायिक प्रणाली का, दूसरी तरफ पूरे दंड की प्रक्रिया है उसको एक ढंग से न्याय प्रक्रिया में तब्दील किया जाए। ये इसका कुछ एक अगर उदाहरणों के जरिए देखें, कुछ एक उदाहरण ध्यान में आ रहे हैं कि अप्रासंगिक कैसे हो गया है। समाज में बहुत बदलाव आया है। हम बात करें 1860 की और अब हम 2023 में हैं, तो बहुत सारी चीजें बदली हैं। जैसे समलैंगिकता, उस समय वो अपराध था, और अपराध इसलिए भी था क्योंकि जो भारतीय दंड संहिता बनाई गई थी उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर था विक्टोरियन नैतिकता। जो विक्टोरिया के समय जो सामाजिक व्यवस्था इंग्लैंड की थी उसी का प्रतिनिधित्व करता था ये आईपीसी। तो इसमें वो सारी चीजों को जो इंग्लैंड के समाज में उस समय मान्य नहीं था, उसको उन लोगों ने हमारे समाज में भी अमान्य कर दिया। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें नागरिक अधिकारों की बात थी, और जो दंड संहिता बनाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड के साम्राज्य की रक्षा करना था, न कि न्याय करना था। तो दंड उद्देश्य था। अभी जो ये परिवर्तन किया जा रहा है इसका एकमात्र उद्देश्य है कि नागरिक सुरक्षा हो पाए। विशेषकर महिलाओं के संबंध में जो दंड संहिता है वो किसी भी प्रकार के संरक्षण की बात नहीं करती, क्योंकि ऐसा वहाँ के समाज में था, वो चाहे संपत्ति को लेके हो या वो चाहे उनके लिए सुरक्षा को लेकर हो। इसमें अब वो चीज़ें बड़ी मायने रखने लगी हैं। तो समाज में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के बिहार पे बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो इरिलेवेंट हो गए हैं। जैसे समलैंगिकता की बात है, जैसे राजद्रोह का मामला। अब ये राजद्रोह का मामला उस समय बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि वो पूरे साम्राज्य के प्रति था और उनका उद्देश्य दूसरा था। अब अगर कोई व्यक्ति
सरकार के खिलाफ कोई आलोचना या कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो उसका उद्देश्य कोई साम्राज्य गिराना नहीं है। उसका उद्देश्य यह है कि जो उनके अधिकार हैं, जो राज्य को कर्तव्य दिए गए हैं, उस चीज़ों को पूरा कराने के लिए है। तो हम ऐसे इस पे बात कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे आईपीसी में एक ऐसा विशिष्ट कानून था कि किसी एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे कम्युनिटी को दंड देने का प्रावधान था। आज के समय में ऐसा नहीं है। उनके समय में जो आदिवासी लोग हमारे पास थे, जो जनजातीय समूह था, वो उनको अलग ढंग से, उनके लिए उनको वो डकैत समझते थे। तो उस कानून में उनके द्वारा किया गया जो उनके अपने परंपरागत कार्य हैं, उनको अपराध की श्रेणी में डाला गया था। तो ऐसे बहुत सारे कानून थे जो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था, लेकिन उसका उद्देश्य उनके साम्राज्य की रक्षा थी। आज कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं। तो ऐसे में बहुत महती आवश्यकता है कि बदलाव हो, और इस बदलाव की अपेक्षा काफ़ी दिनों से चल रही है। बस इस बदलाव को अब जाके ये लाने का प्रयास किया गया है। जब नई सरकार आई थी 2019 में, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम अपनी न्यायिक व्यवस्था बनाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी हमारे यहाँ सारी न्यायिक प्रणाली जो है वो इंग्लैंड के उसी औपनिवेशिक काल की है। इवन याद होगा हम लोगों को कि हमारे जो राष्ट्रपति जी थे, प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने 2 व्यवस्थाओं पे उंगली उठाई थी कि हमारे कोर्ट में माई लॉर्ड न कहा जाए, क्योंकि माई लॉर्ड वो वहाँ की लाट सभा है, लाट सभा में कानूनी लाट्स होते हैं, वो वहाँ प्रीवी काउंसिल होती है, वो उसके न्यायाधीश होते थे। तो वो परंपरा अभी तक हमारे यहाँ चल रही थी। तो कहा गया कि नहीं, आप योर ऑनर कहेंगे, आप माई लॉर्ड नहीं कहेंगे। साथ ही साथ समाज हमारा बदला है, समाज की नई नई अपेक्षाएं आ गई हैं, और उन अपेक्षाओं पे ये जो आईपीसी है ये अब खरा नहीं उतर रहा। दूसरी चीज़, ये कानून जब बना था तब तकनीकी व्यवस्थाएं इतनी आगे नहीं थी। अब क्या है कि तकनीक की भी अपेक्षा है, तो हमारा कानून तकनीकी फ्रेंडली भी हो। तो इसलिए बड़ी बदलाव की ज़रूरत थी। इसलिए हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही समय भी है कि अब हम अपनी न्यायिक प्रणाली में बदलाव करें, जिससे कि, और एक चीज़ और है कि अगर आपके समाज में सुरक्षा, शांति और न्याय अगर ठीक से इस्टेब्लिश नहीं है, तो आप जो विकास है आप उस तरफ अपने को फोकस नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि अब वो दौर है जब हम लोग गुजर रहे हैं जननांकीय लाभांश की स्थिति में। अब हमें छलांग लगाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में इन सुधारों का भी हो जाना बड़ा ज़रूरी है। चलिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये तीनों अभी बिल हैं, प्रपोज्ड हैं। बिल का मतलब क्या होता है? बिल में जो भी ड्राफ्ट किया गया है वो सिर्फ प्रपोजल है। अब उस पर पार्लियामेंट्री कमेटी जब विचार कर रही है तो उसमें कई सारे बदलाव भी आ सकते हैं, और वो बदलाव जब तक फाइनल एक्ट ना आ जाए तब तक ये निश्चित नहीं है कि इस पूरे डिस्कशंस में से जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आएंगी या नहीं आएंगी, ये चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। ये जब एक्ट बनेगा, यानी दोनों सदनों से बिल पास होगा, उस पर राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, साइन होगा, उसके बाद जाकर ये एक्ट बनेगा। तो अभी बिल है, कई सारे चेंजेस होंगे, लेकिन इन बिल में क्या क्या डिबेट्स हैं, क्या क्या डिस्कशन है, इस बीच आपकी परीक्षा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने में ही ये बिल एक्ट बन जाए, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया दिख रही है, और ये बहुत बड़ा है भी, पूरा सिस्टम है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अगर बात करें तो इसको चेंजेस करने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मंथन की ज़रूरत भी है। तो उसी मंथन के एक हिस्से में हम देख रहे हैं अलग अलग डायमेंशन। अगर कुछ चेंजेस की बात करें तो क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव दिख रहे हैं जिन पर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि हाँ, ये महत्वपूर्ण बदलाव प्रपोज किए गए हैं? बदलाव तो आईपीसी में है, सीआरपीसी में भी बदलाव किया गया है। कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, जैसे आईपीसी में 356 धाराएं कर दी गई हैं, पहले 511 थी, तो कम किया गया है, यानी कि जटिलताओं को कम किया जा रहा है। इसी तरीके से सीआरपीसी में भी कम किया गया है, और बल्कि उसमें कुछ बढ़ाया भी गया है, कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई है तो बढ़ाया भी गया है। साक्ष्य कानून में भी 167 167 से 170 किया गया। लेकिन जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव परिवर्तन कहेंगे, उसमें कई अच्छे परिवर्तन हुए हैं। मसलन उसमें आप देखें तो जैसे कि एक तो ये है कि जो पूरी प्रक्रिया है, मुकदमे की प्रक्रिया, उसमें एक समय निर्धारित किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है कि हमारे न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी कि वो काफ़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा, और न्यायालय पे मतलब 4 करोड़ से ऊपर केस पेंडिंग, लंबित मामले हैं। तो और ये कहा जाता है कि हमारे देश में इतनी देर से न्याय मिलता है कि वह न्याय ही हो जाता है, और लोग न्यायालय जाने से बचते हैं।
तो उसके लिए एक बड़ा परिवर्तन किया गया है कि 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल करना है। न्यायालय अगर चाहे तो उसमें 90 दिन का और एक्सटेंशन ले सकती है, लेकिन 180 दिन में करना है। 30 दिनों के अंदर अंदर उस पर निर्णय देना है, फैसला देना है न्यायालय को। एक तो ये है। इसके साथ साथ फिर 0 FIR का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के प्रति जो हिंसा है उसको प्रमुखता दी गई है, चाहे यौन शोषण का मामला हो, उसमें भी बहुत शीघ्र न्याय देने की बात की गई है। सजा बढ़ाई गई है, 10 साल की सजा। फिर उसमें 2-3 चीजें नई जोड़ी गई हैं, जैसे कि अगर शादी का, विवाह का आश्वासन देकर कोई यौन शोषण करता है तो इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है और 10 वर्ष की कठोर सजा का प्रावधान है इसमें जो मामले हैं। इस तरीके से मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया गया है पहली बार। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि मॉब लिंचिंग को इसमें किया गया है। महिलाओं के प्रति जो कानून थे उनको थोड़ी प्रायोरिटी दी गई है। तो ये जो बदलाव हैं ये बताते हैं कि ये एक बहुत प्रगतिशील दृष्टि है इसमें। ये इसका उद्देश्य है कि जो न्याय है वो सही तरीके से उसमें दिया जाए। मतलब एक तो त्वरित न्याय की तरफ दिख रहा तरफ है कि अब जो चेंजेस आने वाले हैं वो जल्दी से जल्दी न्याय को सुनिश्चित करें, इस बारे में। बिल्कुल। 2-3 बातें से बहुत अच्छी है, जैसे कि ये 0 FIR का मामला है कि 0 FIR, क्योंकि ये चीजें पहले से न्यायालय ने ये बात कही थी लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। और एक और बड़ा चेंज जो है जिसके लिए हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो राजद्रोह है जो सेक्शन 124A में था, उस राजद्रोह को हटाया गया है, रिपील किया गया है। और इस पर न्यायालय ने पहले भी अपने कई फैसलों में न्यायालय ने कहा था, 2018 में भी और पहले भी, कि राजद्रोह जैसे धाराओं की और ऐसे अपराध की जरूरत नहीं है। तो अब उसे हटाया गया है। वैसे राजद्रोह के अंदर जो मामला है उसे नए वाले NBS में, जो नया हमारा भारतीय न्याय संहिता है, उसमें जो सेक्शन 150 है उसमें उसको रखा गया है, लेकिन राजद्रोह का नाम बदल दिया गया है। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध है, उसके तहत रखा गया और कठोरता भी उसमें है। और उसमें उसको नए तरीके से डिफाइन किया गया है जो ज़्यादा एक ढंग से लॉजिकल है कि संप्रभुता और देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध कोई भी ऐसा अपराध किया जाता है उसे ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट माना जाएगा। इसी तरीके से 121 में जो पहले देशद्रोह था, उस देशद्रोह को भी रखा गया है और उसे अब की 145 में कर दिया गया है। धाराएं बदल दी गई हैं, लेकिन देशद्रोह को और उसको डिफाइन किया गया है कि जैसे अलगाववाद है, आतंकवाद है, देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र है, या विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर देश के खिलाफ कोई ऐसी प्रक्रिया, ऐसा कोई षड्यंत्र की प्रक्रिया चल रही है। तो देशद्रोह और राजद्रोह, इन दोनों को, राजद्रोह का नाम बदल दिया गया है लेकिन कानून में और कठोरता बरती गई है कि देश के अगेंस्ट कोई भी इस तरह की गतिविधियां ना हो। और राजद्रोह नाम हटाया गया क्योंकि कोई राज वाली बात तो ब्रिटिश राज वाली बात है नहीं, लेकिन अभी भी जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, चिन्ह है, उनका अपमान जो उसमें पहले से था, उन सबको वैसे बरकरार। इसको थोड़ा सा और विस्तार से आपसे समझेंगे कि राजद्रोह और देशद्रोह में बेसिकली अंतर अगर विद्यार्थी को समझना हो तो क्या है। लेकिन उससे पहले एक टर्म आया 0 FIR। 0 FIR क्या है? देखिए, 0 FIR, हालांकि इसकी बात पहले भी हो चुकी है और एक कमेटी भी बनाई गई थी, उन्होंने भी 0 FIR की बात करी। इससे क्या है कि हमारे यहाँ जो न्याय प्रक्रिया की जो देरी है उसकी शुरुआत ही होती है FIR से। हमारे यहाँ अक्सर ये आरोप FIR ही लॉन्च नहीं होता। हाँ, हमारे यहाँ अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि पुलिस FIR ही नहीं कर रही, या फिर लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि FIR का जो क्षेत्र है, अपराध होने का जो अधिकृत क्षेत्र है, वो कहाँ है। तो कई बार पुलिस क्या है कि अलग अलग एक्सक्यूज देके वो लोगों को टाल रही होती है। वो कहती है कि भाई नहीं, आपके साथ जो अपराध हुआ ये उस मामले के अंतर्गत आता है, वहाँ जाओ तो वो दूसरा रीजन देके कहता है नहीं, वहाँ का मामला है। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले जब तक FIR ही लॉन्च नहीं होगी तब तक न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत ही नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी महीनों 2 महीने लग जाते हैं FIR कराने में, और कई बार तो लोग हिम्मत हार जाते हैं FIR की। तो ऐसी स्थिति में जो 0 FIR है वो ये कहता है कि आपका जो अपराध क्षेत्र है वो कहीं भी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपराध क्षेत्र को डिफाइन करके फिर आप उस पुलिस थाना क्षेत्र में जाके आप अपने तर्क दे के काम कराइए, बल्कि इसका इतना सा उद्देश्य है कि आपके साथ अपराध जहाँ भी हुआ, जहाँ भी जिस भी जगह आप कंफर्टेबल हैं वहाँ के थाने में जाके आप FIR करा दीजिए। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब जिम्मेदारी उस स्टेशन की है कि वो ये डिफाइन करे कि एक्चुअल में ये FIR जो है ये कहाँ जाना चाहिए।
तो वो वहां और उस पहुंचाए, थाने को स्थानांतरित कर दे। इससे क्या हुआ कि जो न्याय की जो देरी होती थी और असली सारा जो काम है वो एफआईआर पे टिका होता है। जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक न्यायालय जाने की कोई व्यवस्था शुरू नहीं होती है। तो इसलिए जीरो एफआईआर ये सुनिश्चित करता है कि जब भी कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी अपराध होता है तो उस अपराध के अगेंस्ट जो न्यायिक प्रक्रिया है वो तत्क्षण से शुरू हो पाए। तो ये इसके लिए जीरो एफआईआर का जो प्रावधान है, अब इसको यहाँ पे विधेयक के रूप में लाके आगे इसे कानूनी दर्जा दिया जाएगा। पहले ये कोर्ट के मतलब ये एक कंपल्शन हो जाएगा जीरो एफआईआर, अगर ये लागू हो जाता है तो। हाँ, पहले से तो ये चीजें अब कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं होगा जो इन आधारों पे आपका एफआईआर लेने से डिनाई कर पाए, डिनाई नहीं कि ये हमारे यहाँ का मामला नहीं। हाँ, हालांकि इसकी कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं आ गई थी, जैसे ऑनलाइन एफआईआर। तो ऑनलाइन एफआईआर भी कहीं ना कहीं इसकी वैकल्पिक व्यवस्था थी कि अगर आपने ऑनलाइन माध्यम से एफआईआर किया तो एफआईआर डिनाई नहीं किया जा सकता है, आपके पास साक्ष्य प्रमाण भी रहता है, लेकिन इसको कानूनी मान्यता नहीं थी। तो अब अगर ये हो पाया तो कानूनी। अच्छा, इसे हम लोगों ने ज्यादातर हिंदी सिनेमा में देखा है। हाँ। कि क्षेत्राधिकार का जो मामला है कि ये मेरे थाने में नहीं आता। ये काफी गंभीर समस्या थी, इस पर कई सारे बिल्कुल तो वो बने हुए मूवीज तो अपराध होने के बावजूद भी उसको कोई लेने वाला नहीं। पहले तो यही निर्णय करना मुश्किल था कि किसके क्षेत्राधिकार में आता है, किस पुलिस स्टेशन के। और ये मेरे ख्याल से कई सारी न्यूज ऐसी भी आई हैं जो ये रियल घटनाएं घटी हैं हाल फिलहाल में, पिछले 10-12 साल 15 साल में भी। बिल्कुल, कि एक व्यक्ति की मौत हो गई सिर्फ इस लड़ाई में कि उसको उस थाने ने रिजेक्ट किया कि ये बॉर्डर पर है भाई, उस स्टेट का मामला है, और उधर वाले स्टेट की पुलिस ने कहा कि ये हमारा मामला नहीं है। तो ये भारी समस्या है, बड़ी समस्या है। इसमें एक प्रैक्टिकल उदाहरण है कि एक आदमी बस में बैठता है। अब बस में बैठने के दौरान वो मान लो दिल्ली से बस में बैठा, आगरा जाके वो उतरा, बीच में उसकी मान लो चेन कट गई या मोबाइल खो गया। अब प्रॉब्लम है कि वो एफआईआर कहाँ कराए। तो पुलिस वाला उससे पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे थे, तो वो कहता है कि भाई मैं दिल्ली से बैठा था। तो पूछता है कि मोबाइल कहाँ खोया। अब भाई मोबाइल खोता तो उसको तो ऑलरेडी पता लग जाता ना। अब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मोबाइल दिल्ली में चोरी हुआ, मोबाइल आगरा में चोरी हुआ, अब उसका एफआईआर कहाँ होगा। और पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसमें एफआईआर को बड़ा सिंसियरली लिया जाता है कि अगर ये एफआईआर लॉन्च हुआ तो फिर उस पर एक रिपोर्टिंग बनती है। तो पुलिस स्टेशन प्राय ये चाहते हैं कि एफआईआर लॉन्च ना हो, जितना हो सके वो पहले वो कंप्लेंट लेटर लेते हैं। मतलब ये एक अलग तरह की डिबेट है, क्योंकि अब यहाँ से शुरू होता है कि भाई पुलिस में कार्यबल की कितनी कमी है। हाँ। और लगभग हर स्टेट की पुलिस में कार्यबल की कमी है। दूसरा, कई बार जो हमारे राजनीतिक, मैं यहाँ एक बार विद्यार्थियों को थोड़ा सा ये बता दूं, ये बात आप कंटिन्यू कीजिएगा कि एफआईआर पुलिस क्यों लॉन्च नहीं करती है। उसका प्रैक्टिकल रीजन जो सर बता रहे हैं, प्रैक्टिकल रीजन ये है कि जब भी एक एफआईआर लॉन्च होता है, उस एफआईआर के बाद उस केस को किसी न किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देना पड़ता है, आईओ जिसको बोलते हैं। वो आईओ उसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है और वो डेडलाइन बेस्ड है। तो इसलिए थाने नहीं चाहते कि हम एफआईआर जल्दी से लॉन्च करें। बिल्कुल, इसीलिए वो बोलते हैं कि अच्छा कोई गुम हो गया तो 24 घंटे में आ जाएगा, वेट कर लो, पहले शिकायत पत्र दीजिए। पहले शिकायत लिखवाते हैं, तहरीर बोलते हैं, तहरीर। और आजकल जो कि आंकड़े जो हैं वो अपराध के आंकड़े कहाँ से आते हैं, एफआईआर से आते हैं। अब प्रॉब्लम है कि हर डिस्ट्रिक्ट अपने को बता रहा है कि हमने अपराध को रोक रखा, कंट्रोल कर रखा है, और एफआईआर जितने ज़्यादा होंगे आपके अपराध का जो रिकॉर्ड है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऊपर से लेके सरकारें नीचे तक इस बेस को मजबूत बनाना चाहती हैं कि भाई हमारे शासनकाल में अपराध कम हो रहा है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि पुलिस को कई तरह के विवेकाधिकार भी इसमें देने की बात कही जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पुलिस के साथ भी एक गंभीर समस्या है कि आज हमारे देश में मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या प्रदेश की महिला आयोग, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये सब बहुत एक्टिव है। तो पुलिस वाले से अनौपचारिक बातचीत आप करेंगे तो वो प्राय ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मामला ना हो जिसमें हमारे साइड से कोई शिकायत है या पुलिस पे कोई आरोप लगे, क्योंकि पुलिस बल कम है जैसा आप बता रहे हैं। और पुलिस बल में अगर आप देखें तो 1/3 पुलिस जो है हमारी है पूरे देश की, वो डेली किसी न किसी कोर्ट के चक्कर लगा रही है, किसी न किसी मुकदमे की सुनवाई में उनको जाना पड़ता है। तो प्राय ये चाहते हैं कि कोई घटना ऐसी है जो घटित हो जाए तब पुलिस उसमें जाए, ताकि पुलिस के ऊपर कोई आरोप ना लगे, क्योंकि लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं अपने अधिकारों को लेकर, तो कभी पुलिस के ऊपर कोई आरोप ना लगा दे। लेकिन इस नए व्यवस्था में
पुलिस को कई ऐसे विवेकाधिकार चलिए, देने डिस्क्रिशन की को बात- लेकर जो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बातें हैं कि डिस्क्रिशन है, इसमें हैंडकफिंग को लेकर भी एक डिस्क्रिशन है पुलिस के पास इस नए बिल में। हाँ, जबकि डीके बासु केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, डीके बासु हथकड़ी नहीं वर्सेस लगाया वेस्ट जाए। बंगाल में, कि हथकड़ी नहीं लगाना संज्ञेय ठीक है। अपराधों में या कोई आतंकवादी ऐसे कोई हाँ। है तो अदरवाइज। लेकिन अब ये बिल बताता है कि भाई हैंडकफिंग बेसिकली पुलिस का डिस्क्रिशन होगा। तो इस तरह के डिस्क्रिशन की जरूरत थी या फिर हैंडकफिंग को खत्म ही कर देते? होना तो यही चाहिए था, क्योंकि ये न्यायपालिका ने तो हमेशा ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के और अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन के तहत ये बात कही जाती है और नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब एक तरफ जब हम कह रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता दंड हम हटा रहे हैं, तो ये भी इस तरह से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक मामला पूरी तरीके से न्यायालय में पूरी प्रक्रिया नहीं चलती, ट्रायल कंप्लीट नहीं होता, तब तक किसी को हथकड़ी लगाना तो तब उचित तक नहीं वो माना। दोषी नहीं, अभियुक्त है। दोष का आरोपी है। हाँ, आरोपी है वो। तो इसलिए इसमें बदलाव तो होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो मूल उद्देश्य है, मूल भावना है, वो ये है कि हम एक सेंसिटाइज करें पुलिस को प्रोग्रेसिव बनाएं, या हम पूरे न्यायिक प्रणाली को प्रोग्रेसिव बनाएं, क्योंकि जो हमारी पूरी व्यवस्था है वो ट्रेडिशनल है, परंपरागत है और ब्रिटिश काल की है। तो वो औपनिवेशिक पहचान और वो अवशेषों को ख़त्म किया जाए, तो उस दृष्टिकोण से तो ये ठीक नहीं है, और उसी पर्पज से राजद्रोह को भी हटाया गया है। तो फिर इन चीज़ों को नहीं रखा जाना चाहिए। या फिर डिटेंशन एक्ट जो है, डिटेंशन लॉ जो है, वो प्रिवेंटिव लॉ जिसके तहत डिटेंशन के जो कानून है, तो उसको भी हटाने की बात होती है। आर्टिकल 22 की हमेशा आलोचना होती है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बहुत की अच्छा नहीं माना जाता। कोई क्योंकि अच्छा उस नहीं माना। कानून का भी जो आधार है वो औपनिवेशिक है, लेकिन उसको बरकरार रखा गया है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि ऐसे भी चेंजेस होंगे, लेकिन ये चेंजेस नहीं हुए। जहाँ जहाँ जो जटिल प्रक्रियाएं थी वो ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, थोड़े थोड़े परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन जिन जगहों पे खासकर काफ़ी डिबेट होता रहा है, उसमें एक राजद्रोह है जिसको हटाया गया है। बाकी ईवेपीए जैसे कानून या जो ऐसे प्रिवेंटिव एक्ट हैं, उसके तहत जो कठोर कानून है, उसमें कोई राहत नहीं दी गई है। अब एक ये भी सवाल है कि भाई चलिए, यहाँ जो भी राहत दिया जाए या ना दिया जाए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट तो है ही, उसके जरिए तो राहत नहीं है। ठीक है, तो उस पर एक अलग डिबेट है, हालांकि उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन ये राजद्रोह और देशद्रोह को थोड़ा आसान भाषा में अगर समझना चाहें, ये दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान क्यों थे? हाँ, उसमें थोड़ा सा अंतर था, क्योंकि ब्रिटिश शासन को ब्रिटिश राज कहते थे, तो राज का मतलब है शासन। तो शासन के खिलाफ आप कोई आलोचना नहीं कर सकते। शासन के खिलाफ आलोचना करने का मतलब है कि आप ब्रिटिश शासन के प्रति आप विद्रोह कर रहे हैं। तो शासन और शासन के जो प्रतीक चिन्ह थे, उनके झंडे, ध्वज, उनके जो हैं यूनियन जैक जिसको हम लोग कहते हैं, या और उनके जो निशान है ऐसे, या सरकारी दफ्तर, सरकारी अधिकारी, ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ राजकीय गोपनीयता कानून भी है, वो भी चला आ रहा है, उसको भी हटाने की बात थी, वो भी ज्यों का त्यों है। तो उसका उद्देश्य ये रहा कि इस राज्य के विरुद्ध कोई भी अगर इस तरह का कोई अवमानना करता है, तो इसका मतलब है ब्रिटिश सरकार कमजोर है। तो इसीलिए उसके प्रति बहुत कठोरता वाले दंड रखे गए थे, और 124A को लेकर हमेशा आलोचना होती थी। अच्छा, उसमें यह भी है कि आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, जबकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, और ये माना जाता है कि लोकतंत्र में आलोचना की पूरी गुंजाइश होनी चाहिए। एक जो लोकतंत्र की परिभाषा है उसमें उसकी आलोचना भी शामिल है, लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर दूसरी बात है कि इसी की आड़ में सरकारों ने, हर सरकार ने, किसी एक सरकार ने नहीं, हर सरकारों ने अपने विरोधियों को पकड़ा, उनको पनिश किया, और ये एक लंबी प्रक्रिया चलती आ रही है। अब हर सरकार पे आरोप लगता है कि वो 124A का बेजा इस्तेमाल करती है, दुरुपयोग करती है। इधर की सरकारों पे तो ज़्यादा इस पर ज़्यादा सवाल उठे, तो ये हुआ कि इसको हटाया जाए। तो इसलिए राजद्रोह का मतलब था कि शासन खिलाफ, और देशद्रोह का मतलब था कि देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया जा रहा है, तो उसको देशद्रोह माना जाता था, और उसको अभी 145 में रखा गया है। पहले 121 में आईपीसी में वो था। उसका मतलब ये है कि आप देश के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, कोई अलगाववादी संगठन ऐसा कोई आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई आतंकवादी समूह है, या देश के सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं से फंडिंग करके उस सरकार को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे होता रहा है। लॉबिंग की समस्या कई देशों में होती रही है,
तो देशद्रोह का मतलब है कि देश के विरुद्ध अगर कोई साजिश रची जा रही है तो वो देशद्रोह है। और 145 में जैसा कि मैंने कहा कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट में अब ये दोनों को एक साथ कर दिया गया है। 145 में कहा गया है देशद्रोह और 150 में शामिल किया गया है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध कोई भी अगर कार्रवाई करता है, कुछ भी अगर ऐसा कोई कार्य करता है, गतिविधि है, तो उसको आपराधिक। इसकी भी एक आलोचना हो रही है। इसकी आलोचना ये हो रही है कि भाई ये बड़ा वेग टर्म है। यहाँ भी डिस्क्रिशन, जहाँ जहाँ लॉ में डिस्क्रिशन का बहुत इस्तेमाल की गुंजाइश बन जाती है, जहाँ जहाँ आप तय करने के अधिकारी हो जाते हैं इंटरप्रिटेशन बेस्ड, वहाँ तो इसकी बहुत आराम से इसको मिसयूज किया जा सकता है। जैसे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को किन किन चीज़ों से खतरा हो सकता है, क्या वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो अगर उसको वेल डिफाइंड नहीं किया गया तो यही आलोचना हो रही है कि इसको तो और ब्रॉड कर दिया गया और वो वेग कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया, इसमें तो और मिसयूज होगा। ये आपकी बात डिस्क्रिशन इसमें और इस्तेमाल होगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और ज़्यादातर जो इंटेलेक्चुअल हैं और जो न्याय व्यवस्था को जानने वाले लोग हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि इसमें चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई। अब ये और मुश्किल हो गया है, बल्कि क्योंकि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता इतना बड़ा ये ब्रॉड ये टर्मिनोलॉजी है कि इसकी क्या व्याख्या हो सकती है। और सरकारें तो अपने तरीके से मामले बनाती हैं। जैसे यूएपीए में हम लोग देख रहे हैं कि हाल के वर्षों में ऐसे बहुत लोगों को पकड़ा गया जिनको न्यायालय ने बरी कर दिया, बल्कि न्यायालय ने फटकार भी लगाई कि सरकार को इस कानून का बेजा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पोटा जैसे कानून आए हमारे उस पे, हाँ, पोटा कानून रहा और टाडा रहा, उनको रिपील किया गया, हटाया गया। तो इसलिए एक तो ये बड़ा मुश्किल है कि इसके तहत, लेकिन ये चीज़ है कि अब इसमें जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसमें कोर्ट में जो ट्रायल होंगे उसमें ये चीज़ें स्पष्ट करनी पड़ेगी सरकार को कि वो कैसे आरोप लगाए हैं पुलिस ने, और उस आरोप में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उनको प्रूव भी करना पड़ेगा, साक्ष्य के तहत देने पड़ेंगे। और इसका जो एक मैसेज है वो ठीक नहीं है वैसे, क्योंकि इसे स्पष्ट करने की ज़रूरत थी। और ये भी कहा जा रहा, अभी तो ये मामला स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी को गया हुआ है, तो देखना है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि इसमें कई चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई है, जिससे कि कानून में फिर एक वही जो एक कन्फ्यूजन, वेगनेस था, वो चीज़ें बनी रहेंगी। और हमारी न्यायिक प्रणाली में तो सबसे बड़ी समस्या उसी की है कि चीज़ें स्पष्ट नहीं होती तो फिर न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती है। तो कहीं फिर से वो खतरा ना रहे इस नए बदलाव में भी कि जो आरोपी व्यक्ति है उसको उसमें सफ़र करना पड़े। देखिए, आने वाले समय में हो सकता है कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अदालत में टकराएंगे, अदालत की तरफ से क्या चीज़ें आती हैं, तो उससे भी एक रिव्यू सिस्टम तो शुरू होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर महिलाओं के लिए बात करें तो कहा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर बड़ा वैसा दृष्टिकोण रखा गया है कि भाई उनके साथ किसी तरह की ज्यादती पर कठोर से कठोर सजा हो। रेप को लेकर बात कर ले रहे हैं, ठीक है। रेप को लेकर क्या चेंजेस हो रहे हैं, और यहाँ भी एक आलोचना ये हो रही है कि जैसे 377 के बारे में पहले बात कर लें, 377 के बारे में पहले बता दीजिए कि क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखिए, 377 जो है ये एक तरीके का जो समलैंगिकता की बात करता था, जिसे हमारे यहाँ अपराध की श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। तो अभी भी अगर 377 की हम बात करें तो 377 अभी भी अपराध की श्रेणी में है, लेकिन इसके अंतर्गत इस कानून में जैसा कि हम लोगों ने देखा और चर्चा के दौरान आया भी था कि इसमें जो सहमति से जो संबंध स्थापित किए जाएंगे वो अब अपराध की श्रेणी से बाहर हैं, जो कि पहले सहमति और असहमति का कोई औचित्य नहीं था पुराने कानून में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, लेकिन जो आईपीसी हमारी थी उसमें समलैंगिकता जो थी वो अपराध था। तो अभी यहाँ पर जो सहमति के आधार पे अगर जो संबंध हैं वो स्थापित किए जाते हैं तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर असहमति है तो असहमति अपराध की श्रेणी में लाया गया है। अगर आलोचनाओं की बात करें तो एक बात ये कही जा रही है कि भाई ये जो नए बिल हैं, इन बिल्स ने पुरुषों के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट को बहुत तरजीह नहीं दी है, जबकि अब रिक्वायरमेंट है कि भाई पुरुषों के ऊपर भी इस तरह के तो अत्याचार होते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी रिकॉग्नाइज करने की बात है। अब जब समलैंगिकता को स्वीकार कर दिया गया है कि ये आज की मानसिकता में लोगों में है, और हम लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा, उसके पहले हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का जब फैसला देखा, तो हम लोगों ने बड़ी भीड़ देखी
मतलब ऐसे हमें लगता है कि ऐसे मानसिकता के लोग बहुत कम हैं, लेकिन बड़ी संख्या हमने देखी। तो ऐसी स्थिति में इस संबंध में अपराध भी हो सकते हैं, अपराधों की भी स्थिति हो सकती है कि पुरुषों के साथ भी ऐसे यौन अपराध किए जाएं। तो ऐसी स्थिति में ये जो कानून है ये अभी भी यौन अपराध, महिलाओं के प्रति जो यौन अपराध है उसको तो मान्यता देता है, लेकिन पुरुषों के प्रति यौन अपराध को मान्यता नहीं देता है। तो हमें लगता है कि इस पे अभी विचार किया जाना चाहिए। तो 377 तो रिपील किया जा रहा है ना इससे। हाँ, रिपील किया जा रहा है। 377 हटाने का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति अगर असहमति से, एक पुरुष अगर असहमति से एक पुरुष के साथ यौन संबंध जो कि रेप के दायरे में आ जाएगा, उसमें फिर चीजें तो फिर वो कवर नहीं होगा। नहीं कवर होगा। फिर उसे यौन शोषण के मामले में रखा जाता है कि नहीं, देखना होगा कि यौन शोषण की जो परिभाषा अलग से दी गई है उसमें ये चीजें आती हैं कि नहीं, क्योंकि ये इसमें 377 में तो ये नहीं आने वाला है। तो अलग से शायद यौन शोषण मामले में आए। इस पे थोड़ी स्पष्टता की जरूरत होगी, क्योंकि जो बलात्कार जो शब्द है ये महिलाओं के प्रति दिखाया गया है, पुरुषों के प्रति ऐसा कोई बलात्कार है, इस बात की स्पष्टता फिर होनी चाहिए। हाँ, मतलब अब क्योंकि यौन शोषण का दायरा बहुत बड़ा है, यौन शोषण के दायरे में महिला भी महिला के साथ यौन शोषण कर सकती है, पुरुष भी पुरुष के साथ यौन शोषण कर सकते हैं। जब ये एलजीबीटीक्यू का जब आगे का बदलाव है कि महिला पुरुष के साथ जब एलजीबीटीक्यू को जब अलग से एक स्पेशल दर्जा दिया जा रहा है और उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जा रहा है, तो फिर इसमें इस तरह से भी चीजें होनी चाहिए। और इसमें एक भी आलोचना ये भी है कि इसमें जैसे महिला यौन शोषण के मामले में महिला और पुरुष को परिभाषित किया गया, ट्रांसजेंडर को परिभाषित नहीं किया गया, तो इसकी भी आलोचना हो रही है। तो ये चीजें भी बहुत स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए इसमें कि यौन शोषण के तहत कौन कौन से और किस किस तरीके से अपराध आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो एक ब्रॉडर अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सारे चेंजेस आने वाले हैं। कुछ एक कंसर्न ये भी उठाया जा रहा है कि 302 101 हो जाएगा, जिससे मैंने शुरुआत की थी कि 420 379 हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लॉ प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी तरफ से ऐसा भी है कि भाई इतने साल से यही 302 सुनते आ रहे हैं। हाँ, उनके लिए जो नए प्रैक्टिस में तो बहुत कठिनाई आएगी, और इसमें निश्चित तौर पर पूरी न्यायिक प्रणाली में सभी को, जैसे हमने देखा है कि कई बार अदालतों में न्यायाधीशों को भी कई चीजें पता नहीं होती, जैसे एनआईए है। ठीक है, मतलब इतने बड़े कानून में कई सारी चीजों को याद रखना तो बहुत मुश्किल काम है। एक तो ऐसे लॉ की किताबें मोटी मोटी होती हैं और सारे जो फैसले होते हैं, निर्णय होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, तो निर्णय को देखा जाता है। तो अब ये बड़ा मुश्किल है कि न्यायाधीशों को भी पढ़ना पड़ेगा, उनको भी बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, और जो प्रैक्टिशनर हैं उनको भी अध्ययन करना पड़ेगा। अब नए सिरे से पूरी किताबें छापनी पड़ेगी, नए सिरे से जो शिक्षक हैं उनको भी अब देखना पड़ेगा, जो छात्र हैं उनको भी देखना पड़ेगा। इसमें न्याय का मिसयूज भी होने के इसमें गुंजाइश बनेगी। क्योंकि प्राय जो है अदालतों में जो प्रैक्टिशनर लॉयर्स हैं वो चीज़ों को बताते हैं कि इसमें बड़ी ढेर सारी धाराएं हैं, बड़ा कठिन है, तो जो उसमें मामले में जो पार्टी होती है उनको परेशानी होती है। अब इसमें लॉयर्स और भी घुमा सकते हैं ऐसे ही कानून व्यवस्था को। लेकिन अभी क्या है कि ये कोई बहुत बड़ा डील है क्या? ये सरल है नहीं, बहुत बड़े डील के रूप में हम नहीं देख सकते। हर चीज के साथ कभी ना कभी तो इसको चेंज होना ही है। हर व्यवस्था के साथ एक संक्रमण काल आता है, ये आज नहीं कल नहीं, जब भी ये होता तो जो तात्कालिक लोग हैं जिनको थोड़े दिन के लिए इन सारी चीज़ों से थोड़ा संभलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें तो चीज़ें सरल हो जाएंगी। जैसे बहुत सारे ऐसे कानून थे जो बहुत जटिल थे, है ना, 100 से ज़्यादा कानूनों में हम लोगों ने अमेंडमेंट्स किया, संशोधन किया, प्रयास किया कि वो ज़्यादा सरल हो जाए। कहाँ 356 अब अधिनियम रह जाएंगे, अब धाराएं रह जाएंगी, और वो 511 थी। तो बहुत सारी ऐसी भी धाराएं थी जो बिल्कुल इरेलेवेंट समय के साथ हो गई थी, लेकिन अभी भी पुस्तकों में वो धाराएं लिखी होती थी, भले ही उसके नीचे सस्पेंडेड या निरसित लिखा हो, लेकिन वो धाराएं तो होती थी। तो हम ऐसे भी बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों को धो रहे थे जिनका अब कोई औचित्य बचा नहीं था। तो ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा होना ही था जिस समय पे हम वो जो चीज़ें इरेलेवेंट हो गई, अप्रासंगिक हो गई, उसको हटा दें। लेकिन अब इसके बाद जो नए लोग आएंगे उनके लिए कानून ज़्यादा जटिल नहीं होंगे, सामान्य रूप में समझ में आने लायक होंगे, संख्या भी उनकी कम होगी,
तो वो चाहे लॉ प्रैक्टिस करने वाले लोग हों या वो चाहे हमारे जजेस हों, वो चाहे हमारे छात्र हों, इन सब के लिए चीज़ें थोड़ी आसान, थोड़ी सरल हो जाएंगी। और इसका एक फ़ायदा ये मिलेगा कि जो न्याय व्यवस्था में जो गति है, जो त्वरितता है, वो भी हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो तीसरा अधिनियम है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें विशेषकर जो तकनीक को सहयोग किया गया है, तकनीक को डालने के लिए बात की गई है, उससे क्या होगा कि हमारा जो पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था है ये ज़्यादा सार्वजनिक हो जाएगी। अक्सर न्यायिक व्यवस्था की गोपनीयता को लेके सवाल उठाया जाता है कि ट्रांसपेरेंसी कम है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में भी ट्रांसपेरेंसी का जो बदलाव है उसकी शुरुआत हम यहाँ से देख सकते हैं कि सारे जो फैसले हैं वो फैसले लोगों तक आसानी से मोबाइल पे उनके तक पहुंचा जाएगी। जो भी दूसरे पक्ष के द्वारा जो साक्ष्य सबमिट किए गए हैं उसकी जो ये होती है कि उसका ट्रायल ठीक से नहीं हुआ, तो ये सारे मामले थोड़े आसान हो जाएंगे। तो लोगों को भी वो जो हमारा न्याय व्यवस्था का मूल उद्देश्य है कि अंततः न्याय हो, नेचुरल जस्टिस उसमें एक दो ये जो बदलाव है बड़े अच्छे हैं। जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रायल करना, जैसे पहले केवल अपीयरेंस होता था, अब पूरे ट्रायल को ही कर दिया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ये एक समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अक्सर क्या कि हमारे न्याय प्रणाली के साथ जो है वो न्यायिक व्यवस्था का जो हमारा आधार है वो स्टेब्लिश बाय लॉ है, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब अपर कोर्ट में मामला जाता है तो अपर कोर्ट में जो दूसरे लोग हैं जो जिसको न्याय नहीं मिला है, वो इस बात का बार बार आरोप लगाता है कि ट्रायल कोर्ट में जो हमारे साक्ष्य थे, जो सबूत थे, उन पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अपर कोर्ट का यही मानना होता है कि भाई हम प्रोसीडिंग बस देखेंगे, हमारा काम प्रक्रिया देखना है कि सही टाइम पे चार्जशीट दाखिल हुई कि नहीं हुई, आपका जो साक्ष्य था उस साक्ष्य को लिए आपको टाइम दिया गया कि नहीं, लेकिन साक्ष्य की जाँच हम नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब निचले स्तर से कुछ इस तरीके की समस्या होती थी तो ऊपर से न्याय नहीं मिल पाता था। तो अभी क्या है कि जब निचले स्तर से ही सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी तो आगे जाके न्याय मिलने में कभी देरी नहीं होगी और लोगों को न्याय मिल पाएगा। तो न्याय सुधार की बात थी। हाँ, न्याय सुधार हमें लगता है ये कि इसको ठीक है, बहुत बढ़िया। बड़ा एक परिवर्तन माना जाएगा, क्योंकि जेलों से कैदियों को ले जाना या फिर जो अभियुक्त हैं उनको ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए। उसमें प्राय उसमें जो अभियुक्त हैं वो फरार हो जाते थे या फिर एनकाउंटर की समस्या। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रायल होता है तो ये एक हमारी न्यायिक प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आएगा। या फिर फॉरेंसिक जो जांच है उसको महत्व दिया गया है, तो इससे भी बहुत जल्दी फैसले आएंगे और एक अच्छा साक्ष्य इकट्ठा किया जा सकता है। चलिए, कहा यह जा रहा है कि लव जिहाद अगर शब्द को छोड़ दें तो लव जिहाद भी इसमें है, काउंसलिंग योर आइडेंटिटी बिफोर मैरिज, और उसके लिए सेंटेंस का प्रावधान किया गया है, 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो ये कैसा देखते हैं आप, ज़रूरी है? लव जिहाद का अगर हम लोग टर्म यूज़ करें तब तो ज़रूरी नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि जिसमें एक खास एंगल है, एक खास संकेत किया जा रहा है किसी कम्युनिटी के प्रति, तो वो तो ठीक नहीं है। लेकिन एक बात है, इसे लव जिहाद का अगर नाम ना दिया जाए तो भी हम देखेंगे कि प्राय शादियों में या प्राय इस तरह के अपराध होते हैं। शादी के नाम पर चाहे यौन शोषण हो या ठगी का मामला हो या आजकल खासकर साइबर क्राइम हो रहे हैं, उसमें दोस्ती करके ये किया जा रहा है, या फिर धर्म परिवर्तन का भी तरीका है इसके जरिए। तो कई तरीके से इसकी आड़ में कई तरीके से शादी का प्रलोभन देकर या रिलेशन बनाना, तो उसके लिए इस तरह के वगैरह सब कुछ ब्लैकमेलिंग करना, बिल्कुल। तो जैसे मॉब लिंचिंग एक नया अपराध का एक स्वरूप उभर कर आया है, वैसे लव जिहाद ना कहें, लेकिन विवाह के नाम पर या प्रेम के नाम पर जो धोखे दिए जा रहे हैं या जो यौन शोषण हो रहा है, उस पर कोई कठोर कानून होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी ये तो सीधे सीधे आइडेंटिटी चेंज कराने का मामला सीधे सीधे धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए प्रोविजन किया गया है कि 10 साल की सजा होगी। हाँ, कठोर सजा कहा जाएगा, 10 साल की सजा अगर है तो। इस पर भी एक डिबेट चल रहा है। हाँ, तो ये लेकिन ठीक इसे कहा जाएगा क्योंकि इस तरह के अपराध बढ़ रहे थे। लव जिहाद का नाम हटा दिया जाए तो इस तरह के अपराध अलग अलग स्वरूप में होते रहे और पहले से भी होते रहे। इधर हाल के वर्षों में धर्मांतरण को लेकर या खासकर ऐसे संबंध बनाकर ठगी करना, ये साइबर क्राइम में बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं कि अकाउंट में पैसे भेजना, फिर उसके जरिए फिर पैसे निकाल लेना, तो ये भी आया है। और फिर यौन शोषण का तो मामला है ही, वो एक बड़ा सॉफ्ट
एक प्रोसेस है ये, प्रेम संबंध करके, या आजकल तो ऑनलाइन हो रहे हैं। हाँ, आजकल तो सारे ऑनलाइन रिलेशंस हो रहे हैं, तो कुछ इससे एक बहुत रचनात्मक बड़ी चीजें भी समस्या। जोड़ी गई हैं। जैसे एक शब्द हम लोगों ने देखा, सामुदायिक सेवा दंड की बात की गई है कि अगर आपके द्वारा ऐसे अपराध किए जाते हैं जिन अपराधों को हम किसी ऐसे गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं रखते हैं जिसमें न्यायालय के द्वारा उस पर न्याय देने की या दंड देने का प्रावधान हो, लेकिन अक्सर क्या होता था कि ऐसे मामलों में पुलिस व्यक्ति को थाने तक ले जाती थी गिरफ्तार करके, और उसको अगले दिन कोर्ट में पेश करने की, भाई वहाँ से जमानत करा के आप मुक्त हो जाओ। तो ऐसे मामलों पे अब इससे क्या होता था कि पुलिस का भी अपना समय खराब हो रहा था, व्यवस्था का भी अपना सिस्टम खराब हो रहा था, कोर्ट का भी खराब हो रहा था। तो इसके संबंध में जेलों में भीड़ हो रही थी, भीड़ हो रही थी, है ना। तो इसके लिए एक नया कि सामुदायिक सेवा दंड दिया जाए आपको। जैसे आप किसी ऐसे अपराध में आपने किसी से चौराहे पे लड़ाई कर दी, अब उस लड़ाई के बदले आपने कोई ऐसा नहीं किया, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया कि कोई अपराध बनता है, लेकिन अब क्या है कि भाई एक ने कंप्लेन की, अब कंप्लेन की तो बदले में भाई अब आपको क्या, पुलिस के पास एक ही उपाय है कि भाई चलो थाने ले चलो। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे छोटे छोटे अपराध, आपने रेड लाइट जंप कर दिया, या आप कोई ऐसा छोटे छोटे कहीं पे आपको कहा गया है कि यहाँ शौचालय नहीं करना है, ऐसे, तो इसमें कोई बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन इसके लिए सीख होना जरूरी है, आपको प्रतीकात्मक दंड दिया जाए। तो ऐसे में आपको किसी सामाजिक सेवा में इन्वॉल्व कर दिया जाए कि भाई आपको इतने देर तक यहाँ पे ये सफाई करनी है, अच्छा, हाँ आपको इतने देर तक यहाँ पे 3 दिन के लिए काम करना है। तो इस तरीके के जो दंड हैं ऐसे प्रावधान बनाए जा रहे हैं। तो उससे प्रतीकात्मक दंड से क्या होगा कि एक रचनात्मकता भी आएगी, और साथ ही साथ ये भी हो जाएगा कि हमारे द्वारा जो व्यवहार किया गया था वो गलत है। तो थोड़ा आसानी से, कई बार कहा जाता है कि जो अपराधी होते हैं अगर उनको जेल भेज दिया जाए तो वो ट्रेंड अपराधी हो जाते हैं। सही बात। तो ऐसा भी कई बार होता है कि लोगों को जेल का बड़ा डर होता है, एक बार वो जेल चले जाएं तो जेल का डर खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से वो डर भी बना रहे और कुछ रचनात्मक भी होता रहे। तो ऐसे कुछ रचनात्मक चीज़ें भी करने का प्रयास किया गया है। चलिए, तो बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर डिबेट है, और इसी मंथन के ज़रिए जाहिर तौर पर अगर पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है तो इसी मंथन के ज़रिए सरकार भी चाहती है कि इस विधेयक को और कितना बेहतर किया जा सके, कितने तरह के सुझाव आ सकें आलोचनाओं के ज़रिए ही। जैसे एक कैपिटल पनिशमेंट को लेकर बातचीत कर लें अगर, तो अब हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हम जिस दौर में जी रहे हैं या फिर जिस तरह की डिबेट्स चल रही हैं या सुप्रीम कोर्ट का जो रुझान है या दुनिया के तमाम देशों को अगर देखें, वहाँ से कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान हटाया जा रहा था। अभी हमने कुछ चीज़ों को जब डिफ़ाइन किया है उसमें भी कैपिटल पनिशमेंट की व्यवस्था कर दी है, जैसे कि मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग में 7 साल से लेकर कैपिटल पनिशमेंट तक की भी सज़ा हो सकती है। और मॉब लिंचिंग ऐसी चीज़ है जो कई बार र्यूमर्स के ज़रिए और अफवाहों के बाज़ार के ज़रिए उसमें ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जिनको उस पूरे पर्टिकुलर मामले से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अपराध तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैपिटल पनिशमेंट पर आपके विचार है? कैपिटल पनिशमेंट को लेकर तो अभी भारत में मिली जुली राय है, बहुत स्पष्ट नहीं है। ना तो न्यायिक प्रणाली हमारी स्पष्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर मिली जुले अपने राय दिए हैं। मुख्य रूप से जहाँ तक है कि दुनिया के देशों में और खासकर उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में तो इसे रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। यूरोप के देशों में, अधिकतर देशों में इसको हटा दिया गया। लेकिन अगर भारत में देखा जाए, और भारत में जो अपराध का स्वरूप है, जिससे आतंकवाद या जो नरसंहार की घटनाएं भारत में होती हैं, कई बार ऐसे सामाजिक हिंसा हमारे देश में बड़े बेभत्स रूप में होती हैं। तो ऐसे अपराधों के लिए फिर जो यौन शोषण के जो बहुत ब्रूटल मामले, हाँ, ऐसे जो बहुत क्रूर मामले हैं, ऐसे मामलों में अभी इसकी प्रासंगिकता है। इस पर बहुत लोगों की राय है कि भारत अभी उतना उदार भी नहीं हुआ है, और भारत की जो जनता है वो इतनी भी बहुत अभी उसकी समझ नहीं बनी है कि अगर इसे एक बार इसे हटा दिया जाए तो शायद इस तरह की समस्या नहीं होगी। तो इसलिए अभी कहा जा रहा है कि इसका रखना जरूरी है। और फिर जब धीरे धीरे जैसे एक समझ बनती जाए लोगों की, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, सामुदायिक दंड की बात कर रहे थे, तो जैसे उसके पीछे उद्देश्य यही है कि दंड, अपराध और दंड की व्यवस्था हमारी न्यायिक प्रणाली का है कि अपराध है समाज में तो दंड भी है, लेकिन दंड इस तरीके से ना हो कि उससे अपराधियों की संख्या और बढ़ने लगे, बल्कि लोगों को जागरूक बनाया जाए। और जैसे जैसे नागरिक जागरूक होंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों को जानेंगे, उनकी समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे अपराधों की संख्या भी कम होगी। तो इसीलिए
अभी जो है कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा, इसको अभी रखा जाए और सरकार भी चाहती है कि इसको अभी रखना चाहिए। तो ये आपके क्या विचार होंगे इसमें, क्या राय बिल्कुल सर, होगी? मैं सर से पूरी तरीके से सहमत हूँ। हम्म, और कहा भी जाता है कि उदार कानूनों के लिए उदार समाज का भी होना जरूरी है। हम्म, तो हमारे समाज में अभी भी बहुत सारे इस प्रकृति के लोग हैं जो इंटेंशनली अपराध करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दंड का स्वरूप वैसे प्रतीकात्मक और सुधारात्मक होना चाहिए, लेकिन कभी कभी दंड का जो स्वरूप है वो इस रूप में भी कठोर होना चाहिए कि लोगों को संदेश भी पहुंचे। तो वो भी जानना जरूरी है कि लोगों का दंड का जो है डर बना रहे। कौटिल्य हैं, कहते हैं कि जब देश सो रहा होता है तो दंड जग रहा होता है। तो दंड जो है ये अपराध को कम करने का एक सबसे प्रमुख साधन है, न्याय की स्थापना का भी सबसे प्रमुख साधन है। इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में, चूंकि अभी न्यायपालिका भी हमारी पूरी तरीके से सहमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कई बार हम सार्वजनिक रूप से भी देखते हैं कोई अपराध हुआ तो लोगों के मुंह से निकलता है कि इसको तो फांसी दे देनी चाहिए। मतलब अभी जन भावना भी ये है कि अगर ऐसे कोई अपराध किए जा रहे हैं जिनकी प्रकृति बहुत ही गंभीर है और जिसमें जो मानवता के प्रति पूरी तरीके से खराब है, तो ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं ही होना चाहिए। और जो फिर विक्टिम है उनको भी लगना चाहिए कि हमें न्याय मिला है। वो उनको, उनके मन में प्राय ऐसे जब कोई बहुत क्रूर घटनाएं घटती हैं तो वो चाहते हैं कि अपराधी को फांसी की सजा मिले। तो जैसे कि अभी हम लोग निर्भया वाले मामले में देख रहे थे, तो अगर फांसी से कम पर बात होती तो शायद देश की जनता उस बात को नहीं समझ पाती, चाहे उसे समझाने की कितनी भी कोशिश की जाती। तो ऐसे मामलों में जो बहुत क्रूरतम अपराध है, जो एक उनमें उद्देश्य है ना ऐसा कि न्याय हुआ है, ये केवल न्यायपालिका को नहीं लगना चाहिए। न्याय हुआ है ये सभी को लगना चाहिए कि न्याय हुआ है। कई बार न्यायपालिका कहती है कि हम जन भावनाओं से प्रेरित होकर न्याय नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो न्याय हो रहा है उसमें जन भावनाएं समझ ही नहीं पा रही कि न्याय हुआ है। तो जिसको दंड मिला है वो भी इस बात से सहमत करे कि मुझे इससे कम दंड नहीं मिल सकता था, और जिसको दंड दिया गया, जो दंड दे रहा है, वो भी ये सहमत हो कि ये इसी दंड का भागीदार था, और जो लोग हैं उनकी भी समझ बने कि नहीं न्याय हुआ है। तब जाके कहीं ना कहीं प्राकृतिक न्याय जो है वो स्थापित होता है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपकी एक अच्छी समझ बन गई होगी इस पूरे मामले में। जो बातचीत हमारी हुई है, आप लोगों ने जो बातें कही, उससे एक डायमेंशन क्लियर करने की जो हमने कोशिश की वो ज़रूर पूरा हुआ होगा। ध्यान रखिए कि हमने इसमें फैक्चुअल जानकारियों को शामिल नहीं किया है। फैक्चुअल जानकारियाँ मतलब कि 175 सेक्शंस आईपीसी के अमेंड किए गए हैं, 22 सेक्शंस, उसमें 8 सेक्शंस नए जोड़े गए हैं, क्या घटाया गया है, क्या जोड़ा गया है, या फिर कितने वर्ष की सज़ा किस एक प्रावधान में है, ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी या लंबी बहस चर्चा हो जाएगी, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहस की जा सकती है या फिर जिस पर चर्चा की जा सकती है। जैसे कैपिटल पनिशमेंट, अगर हम बात कर रहे हैं फांसी की सज़ा को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट के उसमें क्या क्या अभी तक के केसेस में वर्डिक्ट रहे हैं, क्या रुझान रहा है, हमारा लॉ क्या कहता है, बाकी दुनिया के देशों में किस तरीके से रिपील हुए हैं, बाकी देशों में किस तरह की सज़ा है, इसमें फांसी ही है या फिर फांसी के अलावा और भी सारे विकल्प हैं, ये तमाम तरह के आयाम उसमें भी खुलेंगे। तो ये अभी मोटे मोटे टॉपिक को हमने कवर किया कि इस बिल से रिलेटेड ये बातें चल रही हैं। पर्पस हमारा ये है कि आप ये सोच पाएँ, या अपने ग्रुप के साथ अगर कभी बैठें, अपने दोस्तों के साथ बैठें, तो आप ठीक इसी तरीके से अलग अलग डायमेंशंस पर बात करना सीखें, ताकि आपका आंसर राइटिंग का जो स्किल है वो डेवलप हो सके, सोचने का तरीका डेवलप हो सके। तो फैक्चुअल चीज़ों को अगर हटा दीजिए तो फिर ये जो पूरी बातचीत हमारी थी, इससे आपकी एक समझ ज़रूर बनी होगी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आप इसी तरीके की चर्चा चाहते हैं, तो हम लोग उस पर आपके साथ बातचीत करेंगे। उम्मीद है हमारी ये पहल विमर्श आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा हो तो ये भी बताइए, और कौन विषय हैं आपके दिमाग में वो भी बताइए। हम ज़रूर साप्ताहिक तौर पर 1 या 2 सेशन में विमर्श के ज़रिए आपसे जुड़ेंगे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्टडी IQIS हिंदी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।